हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट सीरीज जो हमारी चली हुई है उसका पार्ट टू। ठीक है। इस पार्ट टू में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यदि एक नियमित बहुभुज, ठीक है, आपका रेगुलर पॉलीगन है, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण 175 डिग्री है, तो आपको भुजाओं की संख्या बतानी है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है कि भाई एक रेगुलर पॉलीगन है और उसका प्रत्येक आंतरिक कोण जो है वो आपका 175 डिग्री है। आपको बताना है कि भुजाओं की संख्या क्या होगी, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स आपकी कितनी होंगी। ठीक है, देखो आपने देखा होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेरी मैक्सिमम वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लेवल 2 आपका मैथमेटिक्स का होता है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आपका हर बार आया है, एवरी टाइम्स। चाहे आप 20, 21, 22, 23, 24 या उससे पहले के भी किसी भी स्टेट को उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को कि भाई देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी फॉर्मूला बताया था कि भाई देखो, जो हमारा प्रत्येक आंतरिक कोण है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री। ठीक है, और डिवाइडेड में n। अच्छा, यहाँ पे जो n होता है वो होता है क्या, आपका नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं की संख्या। क्या होता है, भुजाओं की संख्या। ठीक है, n का मतलब है भुजाओं की संख्या, तो हमें वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे n-2 गुना में 180 डिग्री बटे n, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है आपका 175। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 लिख के काट लेंगे, 5 या 15, 5 छंग 30, 5 या 15, 5 पंजे 25। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करो, 36 गुना n 36n माइनस के 36 गुना 2 कितने हो गए आपके 72, और 35 और n की गुना करेंगे तो 35n आ जाएगा। ठीक है, n को एक साइड में कर लेते हैं, तो इधर ले आओ, 36n माइनस के 35n। ठीक है, 72 इधर जाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, प्लस के 72 हो जाएंगे। ठीक है, 36n में से 35n गई तो आपका n बचा, और n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 72। कितनी आ गई, 72। यानी कि नंबर ऑफ साइड्स की जो वैल्यू है, यानी कि भुजाओं की जो संख्या होगी वो होगी आपकी कितनी, 72। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन जरूर ही करके जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपकी 20% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, ये आप ये सोच के चलिए कि आपका 1 नंबर पक्का है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे भाई, पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है। ठीक है भाई, जब आपको ये पता होगा कि वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका परसेंटेज और मेंसुरेशन दोनों का कनेक्शन है। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका क्या, अगर मैंने उसकी साइड ए मान लेता हूं तो वो होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि भुजा का
स्क्वायर, ठीक है, भुजा की पावर 2, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि a गुना a, ठीक है। अच्छा, अब यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपको a गुना a, ठीक है। अच्छा, जहां आपको ये चीज दिख रही हो x, मतलब कि दो साइड्स का रोल जहां पे होता है, हम वहां पे सीधा सीधा एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, x प्लस में y प्लस में एक्स वाई बटे में 100, ठीक है। ये आपका हमें परसेंटेज चेंज दे देता है, ठीक है। क्या दे देता है? परसेंटेज चेंज दे देता है, ठीक है भाई। तो इस वाले फॉर्मूले का हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो वो आपसे कह रहा है कि भाई देखो, अगर मैं एक चीज यहां पे देखूं तो जो साइड है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी कि हम सीधा सीधा देखो, एक चीज का और विशेष ध्यान आपको यहां पे रखना है। अगर साइड बढ़ रही है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर मीन्स मान लो ये तो बढ़ रही है भाई, ये तो पॉजिटिव ले लिया। अगर मान लो ये कहता है कि 20% कम हो जाती, तो हम वहां पे उसको क्या कर लेते हैं? नेगेटिव काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई जो है भुजा बढ़ रही है, तो हम x की जगह पे रखेंगे 20, ठीक है। और y की जगह पे भी क्या रखेंगे? 20, क्योंकि भाई वर्ग की जो भुजाएं हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। अगर इसकी जगह पे आयत होता तो हम वहां पे, यहाँ पे अगर लंबाई की वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे आपकी चौड़ाई की रख लेते, ठीक है। लेकिन वर्ग है, वर्ग की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने क्या करा? x की जगह भी 20 रखा और y की जगह भी क्या रखा? 20 रखा, ठीक है। प्लस में 20 गुना में 20 बटे 100, ठीक है भाई। एक जीरो से एक जीरो कट गई, इससे ये कट गया, और 20 और 20 कितने हो गए आपके? 40, प्लस में 2 गुना 2 कितने हो गया आपका? 4, यानी कि 44, कितना हो गया? 44%, कितना हो गया? 44% आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, जो आपका स्टेट है उसमें एग्जामिनर आपका मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और आपकी ट्रिग्नोमेट्री और कुछ अर्थमेटिक के जो आपके चैप्टर हैं उन पे फोकस ज़्यादा रखता है, ठीक है। अलजेब्रा पे भी रखता है। वैसे एग्जामिनर का जो मेन फोकस होता है आपका, वो एडवांस मैथ की ओर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि भी इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप अगर आप प्रीवियस ईयर के स्टेट के पेपर्स देखेंगे ना, तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई जो लेवल 2 का जो लेवल होता है ना क्वेश्चंस का, वो आपके 10th लेवल तक के पूछ लेते हैं वो, ठीक है। थोड़ा बहुत 10-20% आपका 11th-12th का सिलेबस डालते हैं, नहीं तो मैक्सिमम जो पेपर होता है 70-80% वो आपका 10th लेवल होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भाई वो आपसे कह रहा है कि वर्ग का परिमाप 24√2 सेंटीमीटर है, हमें बताना है इसका विकर्ण क्या होगा। भाई देखो, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो ये वर्ग है मान लो, ठीक है, ये आपका वर्ग है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अच्छा, परिमाप जो होता है वो होता है आपका ये, ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि वर्ग की जो चारों भुजाओं की लंबाई का जो जोड़ होता है वो आपका परिमाप कहलाता है, ठीक है। तो यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं कि भाई a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a, यानी उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 इंटू साइड, साइड की हमने मानी थी a, ठीक है, a मान लिया। अच्छा, हमें वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई 4a की जो वैल्यू है वो 24√2 है, ठीक है। अच्छा, a की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो 24√2 बटे में 4, तो 4 से कट जाएगा 6 बार, यानी कि ये आ जाएगा 6√2, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं कि भाई वर्ग का विकर्ण पूछ रहा है आपसे, तो ये वर्ग का विकर्ण देखो ये होता है, और आपको ये भी मालूम होगा कि वर्ग का जो प्रत्येक कोण है वो आपका कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का। भाई जब वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो ये साइड हमें निकालनी है, ये हमारी ए है, ये भी ए है, तो ये बन जाएगा आपका भाई यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है ये। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं सिर्फ, तो ये बन गया आपका कौन सा? समकोण त्रिभुज। और देखो समकोण त्रिभुज ये है जिसमें ये साइड ए है, ये भी ए है,
और हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे कि भाई जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो होता है आपका किसका, आधार का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर जमा ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्या आपका √2a, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है विकर्ण, यानी कि भाई अगर हम बात करते हैं डायगोनल की यानी विकर्ण की, तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारा, √2a, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू हमें पहले ही मिल गई थी, तो हम क्या करेंगे, √2 गुना में क्या आपका 6√2, ठीक है। अच्छा, √2 की गुना करेंगे तो रूट के अंदर 4 चला जाएगा और 4 का √2 आ जाएगा क्या 2, तो 6 गुना में 2, ठीक है। यानी कि आ जाएगा कितना आपका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका क्या वर्ग का विकर्ण आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा 4। देखो ये समझाने के लिए है आपको, जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको इतना नहीं करना है, सीधा सीधा आपको देखना है 4a बराबर दिस, a बराबर ये आ गया, और डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो √2a होता है, तो √2a की वैल्यू आ जाएगी आपकी सीधी सीधी 12, यानी कि मुश्किल से 20 सेकेंड आपको लगने हैं इस क्वेश्चन में। बट ये मैंने आपको डिटेल्ड में बता दिया है। कुछ लोगों का जो देखो, हर किसी का मैथ्स जो है अच्छा नहीं होता, कुछ एवरेज बच्चे भी होते हैं, तो उन एवरेज बच्चों के लिए बिल्कुल बेसिक से उनको पता होना चाहिए कि भाई हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई क्या होगी। देखो मैं आपसे बार बार कहता आया हूं कि भाई HTET के एग्जाम में चाहे वो लेवल 1 है, चाहे लेवल 2, चाहे लेवल 3, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, चाहे आपका ज्योमेट्री में आ जाए, चाहे वो आपका मेंसुरेशन में आ जाए, दोनों में से किसी एक में आएगा और आपको एक नंबर पक्का कंफर्म। तो देखो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई दे रखी है, यानी मैं, और समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड्स जो इक्वल होती हैं, मैंने मान लिया भाई वो a है, a की वैल्यू कितनी है 6 है। अब वो आपसे पूछ रहा है ऊंचाई क्या है, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2a, ठीक है, h की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, h बराबर यानी कि √3/2 और a की वैल्यू कितनी है आपकी 6, 2 से भाग कर देंगे, 3 बार चला जाएगा, ये आ जाएगा 3√3, कितना आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 23 और 100 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो पूर्णतः 6 से विभाज्य हैं। देखो 6 से विभाज्य का मतलब है 6 के मल्टीपल आपको देखने हैं, और किस किस के बीच में देखने, वो देखने हैं आपको 23 और 100 के बीच में। देखो 23 से आगे पढ़ो, 23 से आगे जब हम चेक करते हैं तो यानी कि 24 जो है वो क्या है 6 का पहला मल्टीपल है जो 23 और 100 के बीच में है, ठीक है। उसके आगे इसमें 6 जोड़ दो 30 हो गया, फिर उसमें 6 जोड़ दो 36 हो गया, फिर 42 अप टू डैश 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 ऐसे। अच्छा 100 तो पूर्ण तरह से भाग नहीं होता, 100 से आगे तो 102 होगा, लेकिन 100 से भाग करते 100 से पहली अगर हम बातचीत करते हैं तो कितना होगा भाई 96 होगा कि नहीं होगा, ठीक है भाई, कितना होगा 96 होगा। अच्छा हमें अब ये पता चल गया कि भाई हमारे पास जो नंबर है ना वो कितने हैं, वो 24 से लेके 96 तक है। अब हमें बताना है कि ये नंबर कितने हैं, हमें काउंटिंग बतानी है कि भाई कितने नंबर है। इसका देखो फॉर्मूला है सीधा सीधा कि भाई लास्ट जो आपका नंबर है वो 96, उसमें से हम घटा देंगे 24, ठीक है। उसको हम भाग करेंगे दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है जिसको हम बोलते हैं ना कॉमन डिफरेंस डी, यानी कि 6 से, यानी कि यहाँ पे 30 और 24 का जो डिफरेंस है वो 6 है, 36 और 30 का डिफरेंस यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है आपका किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार जो दो नंबर हैं सीरीज में उनका जो डिफरेंस है वो आपका डी कहलाता है। तो यहाँ पे डी कितना है आपका 1 है, और उसमें हम जोड़ देंगे 1, तो क्या आ जाएगा नंबर आ जाएंगे आपके कि भाई 24 से लेके 96 तक जो नंबर है वो नंबर हैं कितने, ठीक है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो भाई, इधर गए तो 2 72 बचे, 72 को हम 6 से भाग करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये तो हो गया आपका 12, और 12 और 1 कितना हो गया आपका 13, ठीक है। 12 और 1 कितना हो गया 13 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ, ये तो आप निकाल लेंगे कि भाई 23 से आगे और 100 के पहले
100 से पहले, यानी कि जितने भी 6 के मल्टीपल हैं, जो नंबर 6 से पूर्ण तरीके से भाग हो जाते हैं, वो हमने निकाल लिए। ठीक है, वो आ रहे हैं 24 से लेके 96 तक। अच्छा, अब हमें बताना है कि ये नंबर हैं कितने, काउंटिंग बतानी है कि भाई कितने हैं। तो भाई हमने क्या करा, इसका फॉर्मूला है लास्ट नंबर जो होता है वो, उसमें से हम पहले नंबर को घटा देंगे, फिर दो लगातार जो हमारी टर्म है उनके बीच का जो डिफरेंस है यानी कि डी, उससे हम भाग कर देंगे और फिर हम उसमें एक जोड़ देते हैं, तो हमें मिल जाएंगे क्या, नंबर मिल जाएंगे कि भी कितने हैं। तो हमारा निकल के आए कितने नंबर, 13 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी भुजा क्या है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन है आपका PYQ है और पहले एग्जाम में आपका पूछा गया है। ठीक है, आपसे पूछ रहा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। भाई देखो, अभी मैंने आपको एक पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो हाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2a। क्या होता है, √3/2a। और भाई हमें साइड दे रखी है उसकी, तो a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, √3/2 मल्टीप्लाई बाई 12 और 2 से काटेंगे 6, ये आ जाएगा आपका क्या, 6√3। क्या आ जाएगा, 6√3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। भाई देखो, ये कह रहा है आपसे 80 किलोमीटर की यात्रा में एक रेलगाड़ी पहले 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और शेष जो दूरी है यानी कि 80 में से 60 तो ये चल लिया, और फिर 20 किलोमीटर की जो दूरी है आपकी वो चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है वो आपको बताना है। देखो भाई, आपको ध्यान देना है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो टाइम एंड डिस्टेंस है ना आपका टॉपिक जो है, उसमें आपके 3-4 कॉन्सेप्ट हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से एक ये भी है कि एवरेज स्पीड वाला। देखो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो भाई, एवरेज स्पीड की बात करते हैं, यानी कि जो औसत गति होती है, एवरेज स्पीड की जो वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है भाई टोटल टू डिस्टेंस बटे में टोटल आपका टाइम। ठीक है भाई, कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में जो टाइम लगा है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति मिल जाएगी। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। भाई देखो, टोटल डिस्टेंस तो है आपकी 80 किलोमीटर। ठीक है भाई, हमें पता है 80 किलोमीटर की दूरी है, 2 पार्ट में ट्रेवल की गई है। अच्छा, अब हमें टाइम निकालना है। अब भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपकी डिस्टेंस है यानी दूरी बटे में चाल करते हैं हम। ठीक है भाई, ये आपका टाइम का फॉर्मूला है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू पुट करी। देखो पहले 60 किलोमीटर को तय करने में उसने कितना टाइम लगाया, 40 की स्पीड से तय करी 60 किलोमीटर। अच्छा, दूसरी जो 20 किलोमीटर बची है वो 20 किलोमीटर उसने 20 की स्पीड से तय करी। ठीक है भाई, काट सकते हैं हम, 20 या 60 और 20 दूनी 40 और ये हो गया 1। ठीक है भाई, अच्छा सॉल्व करते हैं। 80 बटे में देखो 3/2 और 1, तो यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे 80/1 यानी कि इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो ये 5/2 हो जाएगा उल्टा 2/5। ठीक है, 5 से 16 बार कट गया और 16 गुना 2 कितना होता है आपका, 32 होता है। कितना होता है, 32। भाई जो पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड रही है ना, औसत गति, वो रही है आपका ऑप्शन नंबर 3 कितना, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करके जरूर जाना है आपको, चाहे आपका लेवल 1 हो चाहे आपका लेवल 2 या लेवल 3, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी आपके लेवल 1 के लिए मैं एक आपकी महामैराथन क्लास आने वाली है, जो कम से कम जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के 21, 22, 23, 24 3-4 साल के जो हैं प्रीवियस ईयर के मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर किए हैं। ठीक है, और अगर आप उसको भी देख के चले जाते हैं तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। और आप देखेंगे कि भाई मैंने अपने चैनल पे परसेंटेज कराया हुआ है बहुत अच्छे से, एवरेज कराया हुआ है, और एक हमारी ना HTET की सीरीज बनी हुई है प्लेलिस्ट में, कम से कम 20-21 वीडियो हैं जिसमें हमने पहले PYQ सारे करा रखे हैं
और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी करा रखा है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि भाई एक वृत्ताकार बेलन है जिसकी ऊंचाई आपको दे दी है कितनी, उसकी ऊंचाई आपको दी है भाई 14 मीटर और आधार की त्रिज्या है आपकी कितनी, 3 मीटर, ठीक है। आपको बताना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। क्या बताना है आपको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक है भाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको भाई फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप निकालेंगे कैसे। तो देखो उसका फॉर्मूला है क्या, 2πr, ठीक है, और इंटू h+r, ठीक है भाई। ये आपका फॉर्मूला है। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, 2 गुना 22/7 गुना में r कितनी है आपकी 3 और h जमा r यानी कि 14 और 3 17 हो गए, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका 2 गुना में 22/7 गुना में r हो गई आपकी 3 गुना में 17, ठीक है। सबको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, देखो गुना करेंगे हम, 22 दूनी 44 और 44 गुना में 51, ठीक है। और 44 और 51 की जब हम गुना करेंगे तो वो आ जाएगा क्या आपका, वो आएगा आपका 2244, ठीक है, बटे में आपके कितने ये 7 और हम डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका कितना 320.5, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं हम कौन सा है हमारा, ऑप्शन सिर्फ 320 वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। अच्छा आप यूँ सोच रहे होंगे कि भाई गुना गुना करने का भी एक तरीका है। देखो ये मेरे पास आया क्या, यहाँ पे देख लेते हैं, 44 गुना में 51, ठीक है। अच्छा हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हम इसको क्या लिख सकते हैं, 44 गुना में 50 जमा 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये चीज़ है ना आपको सिर्फ कहाँ करनी है, अपने माइंड में। 44 गुना 50 यानी कि 50 का मतलब होता है किसी भी मतलब कि 100 का आधा कर देना, यानी कि 44 और 100 की गुना करेंगे तो 44 तो उसका आधा कितना हो जाएगा आपका सीधा सीधा 2200 और प्लस में 44 गुना 1 यानी कि 44, तो सीधा सीधा कितना आ गया आपका 2244। तो आपको इस तरीके की ट्रिक जो है यूज़ करनी है एग्जाम के अंदर ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। वो आपसे क्या कह रहा है कि भाई यदि 11 मीटर कपड़ा 100 रुपये में खरीदा जाता है और 10 मीटर कपड़ा जो है 110 रुपये की दर से बेच दिया जाता है, तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। एग्जामिनर का सबसे प्यारा क्वेश्चन है ये, प्रॉफिट लॉस में कैसे करते हैं। आपको याद रखना है कि भाई ये तो है आपका क्या ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तु है, और ये आपके क्या है रेट है यानी कि पैसे हैं। तो आपको लिखना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई सीधी सीधी बात है, पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट यानी कि 11 मीटर कपड़ा और उसके सामने ऐसे आपको निशान लगा लेना है और इसकी जो जितने रुपए में खरीदा वो सामने लिख लेंगे, फिर जो बेचा है वो लिखेंगे नीचे कितने 10 और रेट कितना है उसका भैया आपका 110, ठीक है। अब क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे 100 की, तो ये तो हो जाएगा आपका क्या 1000। ये आपकी ट्रिक है भाई, 11 और 110 की गुना करेंगे सीधा आ जाएगा आपका कितना 1210। अच्छा अब ये है क्या, ये 1000 और 1210 आपके पास क्या आए हैं, ये तो है आपका क्रिया मूल्य यानी कि सीपी और ये आपका विक्रय मूल्य है, ठीक है भाई, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब आपको क्रिया मूल्य भी मिल गया, विक्रय मूल्य भी मिल गया। अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई हमारा जो प्रॉफिट है यानी कि लाभ कितने का है, विक्रय मूल्य में से हम क्रिया मूल्य घटा देते हैं यानी कि कितना आएगा आपका 210 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 1200 में से हम 1000 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1210 में से 1000 घटाएंगे तो 210 रुपये आएंगे। अच्छा आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, भाई लाभ का प्रतिशत क्या है। प्रॉफिट परसेंटेज मीन्स भाई 210 रुपये का जो प्रॉफिट है ना वो हुआ कितने पे था आपका, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्रिया मूल्य पर होता है। तो हम इसके बटे में क्रिया मूल्य यानी 1000 लिख देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए गुना में 100। भाई ऊपर देखो 2 और 1 3 जीरो है, 3 जीरो से सीधा 3 जीरो कट जाएंगे,
तो आपका बचेगा 21, यानी कि जो प्रॉफिट हमारा आया है वो आया है कितने परसेंटेज का, वो हमारा आया 21% का। ठीक है भाई, कितना आया, 21% आया है। ऑप्शन नंबर कौन सा है 21 का, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 10, अगला क्वेश्चन है आपका। देखो, वो कह रहा है कि एक संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 भाग 7 से 3 अधिक हो। देखो, मैथ्स करते टाइम आपको लैंग्वेज का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आधा क्वेश्चन तो आपका लैंग्वेज अगर आपकी समझ में आ जाती है उसी से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें। एक संख्या ज्ञात करनी है आपको, चलो मैंने वो संख्या मान ली x है, ठीक है, वो ज्ञात करनी है जिसका 1/4 भाग, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि x का 1/4 मीन्स 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, वो संख्या हमने x मानी थी। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है, जो जो हमसे बता रहा है वो हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, हमने वो संख्या तो मान ली भी x है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई उसका 1/4 भाग, यानी कि 1/4 हमने कर दिया, x गुना में 1/4, x/4 हो जाएगा। 7 से 3 अधिक है, यानी कि 7 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, जोड़ दिया। x/4 बराबर 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर 4 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ए है। ठीक है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, आपको संख्याएं दी गई हैं ऑप्शन में। वो कह रहा है कि भाई 7 से 3 अधिक, यानी कि 10 होना चाहिए क्या, उस संख्या का 1/4 अगर हम करते हैं, 1/4 करते हैं तो 10 आना चाहिए। इसका 1/4 कितना आता है भाई, 10 आता है। इसका 1/4 15 आएगा, कैंसिल, ये पूरी तरीके से भाग नहीं होगा, इसका 25 आएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसका 1/4 जब हम करते हैं वो 7 से 3 अधिक है, यानी कि 10 है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वो कह रहा है कि भाई 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक जो है, ध्यान से देखना, इकाई का अंक ढाई के अंक का दुगना है। ठीक है, पहली कंडीशन तो आपको ये दे दी कि भाई इकाई का जो अंक है, यानी कि ये जो है वो इसका दुगना है। ठीक है, यदि संख्या में 27 अगर हम जोड़ देते हैं तो जो अंक आपस में बदल जाएंगे। भाई वो आपसे कह रहा है कि भाई अगर मान लो ये नंबर है 12, ठीक है, उसका कहने का मतलब है कि 12 में अगर हम 27 जोड़ देते हैं तो हमें 21 मिलना चाहिए। ठीक है, ये भी एक कंडीशन है जो हम क्या करेंगे, सेटिस्फेक्शन करेंगे इसमें। तो अब आपको बताना संख्या क्या होगी। भाई देखो, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे और बहुत ही कम टाइम में करेंगे। पहले तो हम पहली वाली कंडीशन देख लेते हैं कि भाई इकाई का अंक ढाई के अंक का दुगुना है। भाई हाँ, इसका दुगुना है, ऑप्शन ठीक है। ये इसका दुगुना है, ठीक है। ये भी इसका दुगुना है, ठीक है। ये इसका दुगुना है, ठीक है। पहली वाली कंडीशन तो हमें सेटिस्फाई हो गई। अब आ जाओ तो कि भाई वो कह रहा है आपसे कि इसमें अगर हम 27 जोड़ देते हैं ना तो हमें इसका उल्टा मिलना चाहिए। ठीक है भाई, तो अब हम चेक करेंगे दूसरी वाली कंडीशन को कि भाई अगर हम उसमें 27 जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, उस संख्या के नंबरों का इंटरचेंज। ठीक है, अगर मान लो हम इसमें 27 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो गया, 51 हो जाएगा, कैंसिल। इसमें 27 जोड़ी 39 हो जाएगा, कैंसिल। अगर हम इसमें 27 जोड़ देते हैं तो ये बन गया आपका कितना, 36 जमा में 27 कितना हो गया आपका, 63। यानी कि देखो 36 का क्या है, बिल्कुल उल्टा है ना, क्या है, डिजिट्स का इंटरचेंज है। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व करना है, ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिनों का भोजन पर्याप्त है तो यही भोजन 60 छात्रों के लिए कितने दिन चलेगा, ये हमें आपको बताना है। इसमें भी हमें बताना नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे। ठीक है भाई, भाई देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो इसका कंसेप्ट है। वैसे तो सीधा सीधा आंसर है, लेकिन
आप एक चीज समझिए कि भाई 40 छात्र हैं, ठीक है भाई, और उनके लिए जो है 30 दिन का खाना है। 40 तो स्टूडेंट हैं और उनके लिए 30 डेज का खाना है। अब आप सोचिए कि भाई 40 स्टूडेंट्स के लिए 30 दिन का है, एक स्टूडेंट्स के लिए कितना हो जाएगा। भाई एक स्टूडेंट तो उस खाने को बहुत दिन में खाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, 30 और 40 की गुना कर देंगे। अगर हम बोले आपसे कि भाई 60 स्टूडेंट उसको कितने दिन में खाएंगे, तो भाई 60 स्टूडेंट, जब एक जो स्टूडेंट है उसके लिए जितने दिन है, ठीक है, तो 60 तो कम दिन में खाएगा उसको, ठीक है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 30 गुना में 40 और हम इसको 60 से भाग कर देंगे, ठीक है भाई। तो 30 दूनी 60 और 2 से कट के हो गया 20 बार, ठीक है। यानी कि क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 डेज, ठीक है। 20 डेज का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वो आपसे कह रहा है कि भाई ट्राइंगल ABC में यदि 3 टाइम्स ऑफ कोन A बराबर 4 टाइम्स ऑफ कोन B बराबर 6 टाइम्स ऑफ कोन C, तो हमें बताना है कि जो कोन A है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है। अच्छा, आसान सा कंसेप्ट, ठीक है। हमें दिया हुआ है 3 टाइम्स ऑफ कोन A 4 टाइम्स ऑफ कोन B बराबर 6 टाइम्स ऑफ कोन C। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे ये नंबर है ना, हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, और इन तीनों का एलसीएम आएगा आपका कितना, 12, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 12, 3 से भाग करेंगे आ जाएगा 4, यानी कि एक, हमें इन तीनों जो हमारे एंगल्स हैं ना उनका रेशो मिल जाएगा, ठीक है। 3 से भाग करेंगे 4 आ गया, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। बी की वैल्यू निकालने के लिए 4 से भाग करेंगे 3 बार गया, यानी कि 3, और 6 से भाग करेंगे 2, यानी ये हमारे पास आ गया A अनुपात B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 3 अनुपात 2। अच्छा, आपको पता है कि भाई जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोनों का योग होता है क्या, 180, यानी कि कौन A जमा कौन B जमा कौन C बराबर कितना, 180 डिग्री, ठीक है भाई। ये आपको याद भी रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें रेशो दे रखा है, हम जोड़ सकते हैं, 4 और 3 7, 7 और 2 9। भाई 9 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 180 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 180 को हम 9 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 20, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे पूछ रहा था कौन A, और कौन A की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट, यानी कि 4 गुना 1, 4 गुना 1 की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 चौक कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, यानी 80 डिग्री आएगा। 80 डिग्री मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आपसे B का पूछता तो 20 गुना 3 कर देते, 60 आ जाता, और अगर आपसे C का पूछता तो 20 गुना 2 यानी कि 40 हो जाता, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपसे कह रहा है कि एक इमारत में 24 बेलनाकार खंभे हैं, ठीक है भाई। हमें प्रत्येक खंभे की त्रिज्या भी दे दी है, कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई आपकी कितनी है, 4 मीटर है। सभी खंभों के वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को 25 रुपए प्रति मीटर की दर से रंगने की कुल लागत बतानी है आपको। भाई आपको एक चीज याद रखनी है, भाई हम अगर उसके वक्र पृष्ठ पे अगर हम कलर करवा रहे हैं तो पहले तो हमें वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा, और भाई ये बेलनाकार खंभा है, तो बेलनाकार खंभे का जो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πRH, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला इसलिए भी लिख के बताता हूँ कि भाई आप जो है बार बार इस चीज़ को रिवाइज करें, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा बेलन होता है उसका वक्र पृष्ठ ये होता है। अच्छा, ऐसे 24 बेलनाकार खंभे हैं, जब हम एक वक्र पृष्ठ का, एक बेलनाकार का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे खंभे का, तो हम उसको 24 से गुना कर देंगे, वो तो आ जाएगा आपका टोटल एरिया। अगर हम उसी एरिया की 25 से गुना और कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल खर्चा मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, 2 गुना में पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, गुना में आर आपकी कितनी है, 28, ठीक है, सेंटीमीटर है, और एक जो ऊंचाई दे रखी है वो आपकी मीटर में दे रखी है। तो हमने क्या करा,
इसको 100 से भाग कर दिया, ये हमें मीटर में मिल गया, ठीक है, गुना में आपकी 4। 7 चौक हो गए आपके कितने 28, ठीक है। तो भाई गुना करेंगे 22 दूनी 44 गुना में आपके 16 बटे में आपके 100। ये तो हो गया आपका क्या, एक बेलनाकार खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम इसकी गुना कर दें आपकी किससे 24 से, और फिर ये तो हमें एरिया मिल जाएगा, और अगर हम उसकी 25 से और गुना कर देते हैं तो हमें कुल लागत मिल जाएगी भी कुल लागत, ठीक है। ये तो हमने 24 खंभों का क्षेत्रफल निकालने के लिए गुना किया, ये किया हमने लागत निकालने के लिए। 25 चौके हो गए 100 और 4 से 11 बार, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 16 गुना में 11 गुना में आपका 24, ठीक है। और उसको हम जब गुना करेंगे तो आएगा आपका क्या 4224, कितना आएगा 4224 रुपये का खर्चा आएगा, ठीक है। गुना आप कर लेना, और गुना करने के बाद क्या आएगा 4224 रुपये का खर्चा आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो tan 1 डिग्री गुना में tan 2 डिग्री गुना tan 3 अप टू डैश 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 tan 89, इसका मान हमें बताना है कि क्या होगा। भाई पहले ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, और वही फॉर्मूला इसमें लगेगा। फॉर्मूला ये है कि भाई tan थीटा इनटू में tan 90 माइनस के थीटा, ठीक है भाई। tan थीटा इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा अगर आपको दे रखे हैं तो उसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। कन्फर्म है? ये आपकी क्या है, एक प्रॉपर्टीज है जो इस क्वेश्चन में आपकी लगेगी भाई। आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर मैं थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ दूं, यानी कि थीटा प्लस में 90 माइनस के थीटा, थीटा से थीटा कट गया, आपका बचा कितना 90 डिग्री। आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है कि भाई अगर दो एंगल जो है, यानी कि जो दो आपके tan के एंगल दे रखे हैं, ठीक है, अगर उन एंगल्स का सम अगर आपको 90 मिल जाता है तो वहाँ पे वैल्यू 1 होती चली जाएगी। अच्छा मैं यहाँ पे देखूँ 1 डिग्री और 89 डिग्री को जोड़ देते हैं तो 90 डिग्री बन गया, यानी कि ये कैंसिल हो गया। ऐसे 2 का पेयर बन जाएगा 88 के साथ बन जाएगा, 3 का 87 के साथ बन जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते हमारा 44 का 46 के साथ बनेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी tan 45, ठीक है, सिंगल ऐसी वैल्यू बचेगी बीचों बीच में, ठीक है। और tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी 1, कितनी होती है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मिलेगा एग्जाम में 100%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 28 सेंटीमीटर ऊंचे और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शीशे के गोलाकार सिलेंडर से कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं जिनमें से प्रत्येक गोली का व्यास 1.5 सेंटीमीटर होगा। भाई देखो आपको एक चीज बता दूं, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो हम इसमें आयतन को बराबर करते हैं, ठीक है, आयतन को बराबर कर देते हैं, यानी कि जो बड़ी चीज़ है उसे छोटी चीज़ बना रहे हैं, उसके आयतन को, बड़ी चीज़ के आयतन को हम छोटी चीज़ के आयतन से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ आइटम्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ आइटम्स मिल जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ आइटम्स मिल जाएंगे। इसमें बोला है आपको गोली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेलनाकार जो हमारी सिलेंडर आकार में जो गोली है ना, उसके हम आयतन को इस छोटी गोली के आयतन से डिवाइड करेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे भाई, उसका तो होता है क्या आपका पाई आर स्क्वायर एच, और गोली का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखो यहाँ पे पाई से पाई तो कांस्टेंट है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर सकते हैं,
वैल्यू पुट करो भाई। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 6 गुना में 6 गुना में एच आपकी कितनी है 28 है। ठीक है, 4/3 उल्टा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 3/4। आर क्यूब आप देखो यहाँ पे व्यास दे रखा है हमें, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। ठीक है, तो हम आर जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 1.5 को हम 2 से भाग करेंगे, दशमलव हटाने के लिए हमने 20 कर दिया, 5 तिया 15, 5 चौक 20, यानी जो हमारी आर आई वो आई 3/4। ठीक है, आर क्या आई हमारी 3/4, तो 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब का मतलब क्या हो गया आपका 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब कितना हो गया 64। तो हमें नीचे लिखना है, तो ऊपर तो चला जाएगा आपका 64 और नीचे हो जाएगा क्या आपका 27। ठीक है भाई, तो भाई देखो 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, फिर 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, और फिर इस 3 से 3 कट गया और 4 से आपका हो गया 7 बार। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे गुना करेंगे भाई। आप ये देखो हम यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, 2 दूनी 4 यानी इकाई का अंक 4 है, 4 सत्ते 28, 8 और 8 गुना 4 यानी कि यूनिट डिजिट होगा आपका 2। तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपका कट गए। ठीक है, अब हम यहाँ पे गुना कर सकते हैं, करो भाई 64 गुना में 4 गुना 7 28। ठीक है, यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा है, अगर मैं गुना भी करूँ 30 से तो 1800 के समथिंग आएगा, तो 1800 में से थोड़ा सा कम आएगा, तो ऑप्शन बच रहा है आपका ओनली सेकंड। ठीक है, तो यानी कि जो नंबर ऑफ जो आपकी बुलेट्स हैं यानी कि गोलियां हैं वो आएंगी आपकी कितनी 1792, कितनी आएंगी 1792। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वन डे एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, वो आपसे पूछ रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगी वो आपको बताना है। देखो पहले तो आपको अभाज्य संख्या की परिभाषा पता होनी चाहिए क्या है। अभाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि उस जो नंबर है ना उसके कम से कम 2 फैक्टर जरूर होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 2 फैक्टर तो होने ही चाहिए। ठीक है, एक तो वो खुद और एक। ठीक है, तो हम देखेंगे भी एक का तो फैक्टर वो खुद है। ठीक है, आगे देखेंगे इसके 2 फैक्टर नहीं है। अगर हम बात करते हैं 2 की, 0 है ही नहीं ऑप्शन में, 2 की बात करते हैं, 2 के आपके कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, एक तो आपका 1 है और फिर 2 खुद भी है। ठीक है, यानी कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो आपकी कितनी है 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद आपको बताना है। ठीक है भाई, चलो सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, आपसे कह रहा है कि भाई 1 4 10 22 46 और यहाँ पे आपका खालिस्तान छोड़ दिया क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस वाले मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। देखो 1 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का, इधर 6 का, इधर 12 और इधर आपका 24। आप देखेंगे कि भाई जो डिफरेंस है वो डबल होता जा रहा है, 3 का 6 दुगना हो गया, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, यानी कि अब जो डिफरेंस आएगा वो 24 का दुगना आएगा कितना 48, यानी कि हम 46 में 48 जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा क्या 94, यानी कि 94 मिलेगा हमें यहाँ पे। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, आपसे कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 4√2 सेंटीमीटर है, उसका कर्ण कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलो मैं फिगर से पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपसे कह रहा है कि समद्विबाहु भी और समकोण भी है। पहली बात तो ये हो गया भाई आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल कितने का है 90 का है, ये तो हो गया समकोण। अच्छा अब आपसे कह रहा है कि समद्विबाहु है यानी कि 2 भुजाएं सेम है, तो ये भुजा और ये भुजा आपकी सेम भी है। ठीक है,
अब आप ये देखिए, अगर मान लो मैं इस भुजा को ए मान लेता हूँ और इसको भी ए मान लेता हूँ, जो हमारा कर्ण आएगा वो आएगा √2a। क्या आएगा? √2a। कैसे आएगा? ये आएगा आपके पाइथागोरस से। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर जमा लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो उसी का हमने फॉर्मूले का यूज करके, चलो मैं लिख देता हूँ कि भाई a⁴ प्लस a⁴ उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, ये कर्ण मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि कर्ण जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा √2a²। ठीक है, a² की वैल्यू तो बाहर निकल के a आ जाएगी और √2 रूट के अंदर में रह जाएगा, तो आ जाएगा √2a। अच्छा, हमसे भुजा की लंबाई हमें दे दी है, तो कर्ण की लंबाई आपकी क्या होगी, √2a। ठीक है, √2 और a की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 4√2। √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और 4 गुना 2 8। कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, एक संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 19 से हम भाग देते हैं तो क्या शेषफल बचेगा। ठीक है, देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया था, आज मैं आपको सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपको क्या करना है। एक संख्या को देखो, वो संख्या आएगी कैसे, वो नंबर जो आपको कैसे मिलेगा, जिससे भाग कर रहे हैं ना उसमें सीधा सीधा शेष जोड़ दो, यानी कि 114 में जोड़ दिया आपने 21, ये तो आपको मिल गया एक नंबर, ये आ गया आपका 135। ठीक है, अब इसी नंबर को 19 से भाग करना है आपको, 19 से भाग कर दो भाई, 19 सत्ते होते हैं आपके 133, 2 बचे, यानी कि आपका जो शेष होगा वो कितना होगा, 2। क्या बचा यहाँ पे रिमाइंडर, 2 बचा। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, सेकंड है। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में आपको पार्ट 1 में इसका बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है, और जैसे मैंने परसेंटेज, अपनी जो प्लेलिस्ट है मेरी परसेंटेज की, या जो लाभ हानि वाली प्रॉफिट लॉस की जो प्लेलिस्ट है, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपके सारे टाइप्स के डले हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो से लेके और आपके एडवांस लेवल तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यदि त्रिभुज ABC कौन A पर समकोण है तो tan B गुना में tan C का मान क्या होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले इसका ना एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप सीधा इसका आंसर निकालोगे। देखो आपको ये याद रखना है कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना वो हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही लगती है। अच्छा, ABC आपका त्रिभुज है जो A पे समकोण है, तो यहाँ समकोण है तो मीन्स ये एंगल तो भैया आपका A हो जाएगा, ये हमने B मान लिया, और ये हो गया आपका C। अच्छा, आपको ये मालूम है कि भाई त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। अब 180 में से एक तो 90 का है, तो ऑब्वियस सी बात है B और C जो है वो मिला के भी कितने के होंगे, 90 के होंगे, होंगे ना। अच्छा, अभी आप देख लें यहाँ पे कौन से यूज हो रहे हैं, B और C। अच्छा, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले बताया था कि tan थीटा, ठीक है, इनटू tan 90 माइनस के थीटा बराबर 1 होता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर दो एंगल्स का सम 90 के बराबर होता है तो उनकी जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 के बराबर होती है। तो आप देखिए ना यहाँ पे B और C जो अगर मैं जोड़ के देखूं तो क्या है, B और C 90 होंगे ना, एक ये 90 का, इन दोनों की वैल्यू 90, तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा, tan B गुना tan C बराबर क्या है, 1। ऑप्शन नंबर C या 3 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 22, एक स्कूल की टीम ने पिछले साल 4 गेम जीते थे और इस साल में 6 गेम जीत दिए हैं। अब प्रतिशत वृद्धि क्या है ये आपको बताना है। ध्यान से देखिए कि पिछले साल तो उसने 4 गेम जीते और इस साल आपके 6 गेम जीते। अब आप देखिए कितने एक्स्ट्रा जीत लिए, 2। ठीक है, यानी कि कैसे निकालेंगे, 2 कितने पे जीते हैं, 4 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इनिशियल वैल्यू हम लेते हैं, गुना में आपके 100। परसेंटेज के लिए 2 दूनी 4
और 2 से आपका हो गया 50 बार। कितना हो गया? 50%। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वैसे तो सीधा सीधा आंसर भी पता चल जाएगा जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी होगी। भाई 2 गेम जीते हैं, 2 4 का कितना है? 50% है, आधा ही तो है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक वर्ग का विकर्ण a सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। वर्ग का विकर्ण, अगर मैं आपसे वर्ग की जो साइड है, अगर मैं मान लूँ कि वो x है, तो यानी कि वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला √2x होगा। उसकी लंबाई यानी कि जो वैल्यू है वो हमें a दे रखी है, यानी x जो हो गया वो हो गया a/√2। ये क्या है? आपकी साइड है। और क्षेत्रफल क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं a/√2 का क्या है? स्क्वायर कर दो। ऊपर नीचे अलग अलग स्क्वायर करो, a की वैल्यू a की पावर 2 2, यानी a की पावर 2, और √2 की पावर 2 का मतलब होता है 2, यानी a²/2। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग तो है 592 और अंतर है 518, और यदि दोनों संख्याओं का योग है 296, तो संख्याएं क्या होंगी? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को कई बार ऑप्शन से हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, तो हम करेंगे इसको ऑप्शन से। अभी हम एलसीएम एचसीएफ नहीं चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं भाई दोनों संख्याओं का योग 296 है। ये एचटेट में पीवाई के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखेंगे भाई हमें इकाई का अंक क्या है? 6 चाहिए। हम जोड़ेंगे 7 और 1 कितना हो गया? 8। ऑप्शन कैंसिल। 1 और 8 9, कैंसिल। 5 और 1 6, हाँ ये हो सकता है। अभी और चेक कर लेते हैं। 8 और 7 15, यानी 5। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, ऑप्शन नंबर 3, जो इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है कि भाई 50 मीटर लंबा एक वर्गाकार मैदान की परिधि के अंदर में 6 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है, परिधि को चारों तरफ, ठीक है, लेकिन है अंदर में। अच्छा, समझेंगे कैसे? मैं इमेज से समझा देता हूँ। मान लो ये आपका क्या है? एक वर्ग है, ठीक है भाई। ये वर्गाकार मैदान है, और वर्गाकार मैदान है तो इसकी हर भुजा की लंबाई इक्वल होगी। ये 50, ये 50, ये 50 और ये भी 50। अब आपसे क्या कह रहा है कि भाई इसके अंदर में ना, मान लो ये एक रास्ता बनाया गया, ये रास्ता है और इक्वल चौड़ाई है उसकी, ऐसे ऐसे करके। ये जो है ये 6 है, ठीक है। ये कितनी है आपकी? ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। अब आपसे कह रहा है कि भाई अगर हम मान लो इस रास्ते पे मिट्टी बिछवा लेते हैं इस पे, ठीक है, अगर मान लो मैं इस पे मिट्टी बिछवा लेता हूँ, तो उस मिट्टी का जो खर्चा है वो 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना आएगा? ठीक है, ये वाले इस एरिया के, जो ये रास्ते वाला एरिया। अच्छा, आप कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट ये कहता है कि भाई अगर मान लो ये जो 6 है, ये तो 6 मीटर की जो रास्ता है वो है, और ये 6 ये हो गई। यानी कि अगर मैं एक बात करूँ आपसे, ये जो टोटल जो लेंथ है ये वाली, यानी कि ये कितनी हो जाएगा? हमें 50 में से 6 ये और 6 ये 12 घटा देंगे, यानी 38 हो जाएगी। ये भी 38 रहेगी, ये भी 38 और ये भी 38। अच्छा, हम अगर पूरे बाहर वाले जो आपका, एक तरीके से ऐसे समझो, फिर से बता देता हूँ। ये हमारा क्या है? ये हमारा बाहर वाला वर्ग है, ठीक है, और ये अंदर वाला है। अगर मैं इसके एरिया में से, यानी जो ये बाहर है इसके में से अगर मैं अंदर वाले का एरिया निकाल देता हूँ, घटा देता हूँ, तो मेरे को रास्ते का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो निकालो, यानी कि जो बाहर वाला है उसकी
एरिया का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर 50 का स्क्वायर माइनस के 38 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भाई, 50 का स्क्वायर माइनस के 38 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1056। ठीक है, 1056 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर पे जो है 30 रुपये का खर्चा है, तो हम क्या करेंगे 1056 गुना में क्या कर देंगे 30 कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 31,680 रुपये का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 का, कि भाई a प्लस बी यानी कि 78 गुना में a माइनस के b हो जाएंगे आपके क्या 12, 12 अट्ठे 96, 6 और 12 सत्ते 88, 12 अट्ठे 96, 6 और 9 बचे 12 अट्ठे 96 और 9 105 हो गए, यानी कि ये इस तरीके से 1056 आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला था a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 अलजेब्रा का है कि बराबर होता है आपका a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एक चतुर्भुज का एक कोण 108 डिग्री का है, शेष तीनों कोण बराबर के हैं, तीनों बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण का मान बताना है आपको। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है ना, वो कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, और मैं आपको फॉर्मूला वैसे भी बता चुका हूँ कि भाई टोटल कोणों का योग होता है n माइनस के 2 गुना 180, n आपकी वहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है, यहाँ 4 है, 4 गुना 2 2 गुना 180 360। अच्छा, वो आपसे क्या करा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो जोड़ है वो 360 है, ये हमें पता है। उसमें से एक कोण की वैल्यू आपको 108 दे दी है उसने, और जो बाकी के 3 कोण है वो बराबर के हैं। तो हम क्या करेंगे 360 में से 108 घटा देंगे। ठीक है, घटाओ, तो ये इसकी वैल्यू कितनी मिली हमें 252, कितनी मिली 252 डिग्री मिली। ठीक है, और ये 252 क्या है, हम इस 252 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3 से हम भाग कर देंगे, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 3 अट्ठे 24 और आपका एक बचा 3 चौक 12, यानी कि प्रत्येक कोण की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 84 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 27 ये आपसे कह रहा है कि यदि घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना है तो घन का आयतन आपको बताना है। ठीक है, ठीक है भाई, यदि घन के एक फलक का क्षेत्रफल, देखो जो आपका क्यूब होता है वो होता है आपका 3D। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक साइड ले लेनी है उसकी, तो एक साइड का क्षेत्रफल आपका क्या हो गया भाई, जो घन है वो किस रूप में होता है आपका वर्ग के रूप में होता है ना, जिसकी हर एक साइड तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ठीक है, अब मीन्स वो कह रहा है कि एक साइड का क्षेत्रफल यानी a की पावर 2, ठीक है, उसके परिमाप यानी कि परिमाप का 1.5 गुना, परिमाप होता है फॉर्मूला क्या 4a, ठीक है, गुना में 1.5। ठीक है, तो a की पावर 2 और हम 1.5 की इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6a। ठीक है, एक a से ये a कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी 6, कितनी आ जाएगी 6। जब a की वैल्यू 6 आ जाएगी तो घन का आयतन क्या होगा, यानी कि हमें साइड मिल गई उसकी साइड, और घन का आयतन होता है आपका साइड का क्यूब। ठीक है, तो यानी कि 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है कितना 216 यूनिट होता है। ठीक है, 216, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों के संगामी बिंदु को क्या कहते हैं।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। हम कवर करेंगे कि पहले देखो इसके ऑप्शंस दिए हैं, अंत केंद्र, केंद्रक, ऑर्थो सेंटर और परिकेंद्र। ठीक है, अब ये होते क्या हैं, इसका आंसर तो सीधा सीधा है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, लेकिन उससे के अलावा मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं इसके बारे में। ठीक है, ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनिए आप, इसमें हम कवर करेंगे थोड़ा सा और। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों के संगामी बिंदु को क्या कहते हैं, उसको तो हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी हमें पता होना चाहिए। देखो अंत्य केंद्र क्या होता है, अंत्य केंद्र के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसमें तो ये एग्जाम में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ लगे भी अंत्य केंद्र क्या होता है, देखो कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, उस ट्राइंगल के अंदर जो आपके एंगल्स होते हैं ना, ये एंगल्स हमारे, ये जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स का जो बाइसेक्टर होता है, यानी कि जो इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है, तीनों एंगल्स का जो बाइसेक्टर होता है ना, उसका जो मीटिंग पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं, यानी कि आई से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो इन सेंटर होता है, यानी अंतः केंद्र होता है, वो क्या होता है आपका, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों के जो समद्विभाजक होते हैं, उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है, जहां पे वो मिलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं क्या, अंतः केंद्र बोलते हैं। अच्छा, अब आ जाती है बात केंद्रक की। ठीक है भाई, केंद्रक की बात हम लोग कर लेते हैं। तो केंद्रक जो होता है वो होता है मीन्स किसी भी त्रिभुज की, ये त्रिभुज है, उसकी तीनों माध्यिकाएं, यानी कि ये माध्यिकाएं हैं आपकी, ये इस साइड से ये और इस साइड से ये। ठीक है, इन जो तीनों माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहां पे ये तीनों एक दूसरे को कट करती हैं, वो जो बिंदु होता है ना, वो आपका कहलाता है क्या, वो कहलाता है आपका क्या, केंद्रक। क्या कहलाता है आपका, केंद्रक। ये तो आपका केंद्रक होता है। ठीक है, ये आपकी मीडियंस है, माध्यिकाएं बोल देते हैं हम इसको, और ये आपका एंगल बाइसेक्टर्स है। ठीक है, तो दो चीजें क्लियर हो गई। ऑर्थो सेंटर की बात हम लोग करते हैं। ऑर्थो सेंटर होता है किसी त्रिभुज के, यानी कि ये त्रिभुज है, उस त्रिभुज के शीर्ष लंब, यानी कि जो हाइट है कह सकते हैं, यानी कि त्रिभुज के अंदर ये तीनों शीर्ष लंबों का जो मीटिंग पॉइंट होता है, यानी कि जहां पे ये तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, ये वाला, ये कहलाता है आपका क्या, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ठीक है भाई, अच्छा अब आ जाता है परिकेंद्र क्या होता है। ठीक है, परिकेंद्र होता है आपका क्या, भुजाओं के समद्विभाजक, यानी कि भाई ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, उस ट्राइंगल में ये जो भुजाएं हैं, यानी कि इसका समद्विभाजक जो है ये, फिर इस भुजा का समद्विभाजक ये, और इस भुजा का समद्विभाजक ये, जहां ये तीनों मिलते हैं ना, वो कहलाता है आपका क्या, परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, ये आपका परिकेंद्र होता है। ये आपका क्या है, ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, अंतः केंद्र होता है, और ये आपका क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, ये चारों डेफिनेशंस थी। अच्छा, एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ये जो एंगल्स कैसे निकालते हैं इनके, उनके बारे में भी आपको डिस्कस करा दूंगा, ताकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई जो अंतः केंद्र का कोण है वो कितना है। ठीक है, या केंद्रक की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर मीन्स जो है इन सेंटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में मैं आपको अगले एक वीडियो में प्रॉपरली डिस्क्राइब कर दूंगा सारा का सारा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये क्या कहता है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका आपको बताना है। ठीक है, आंकड़े आपको दिए गए हैं, उनकी माध्यिका आपको बतानी है। आंकड़े हैं आपके 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 28, 20 और 32। अच्छा, ये आपको जरूर करना है ये वाला क्वेश्चन।
देखो पहले तो आपको ये याद रखना है कि भाई जो माध्यिका हम निकालते हैं ना, वो माध्यिका होती है आपकी दिए गए डाटा के, जो बिल्कुल पहले तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, छोटे से बड़े क्रम में लेके जाएंगे, और उसके जो बिल्कुल बीचों बीच वाली टर्म होगी ना, वो कहलाती है आपकी माध्यिका। ठीक है, तो हम इसको कैसे लगाते हैं, पहले हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 20 है। ठीक है, लगाओ भाई 20 सबसे पहले, उसके जस्ट बाद आ रहा है आपका 22। ठीक है, 22 के जस्ट बाद आ रहा है 23, और 23 के बाद आ रहा है 25। ठीक है, 25 के बाद है आपका 26, फिर 28 है इसमें। ठीक है, फिर 31 है, और उसके बाद है आपका 32। ठीक है, फिर 34 है, और फिर आपका 35 है। अच्छा, ये तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर लग गया। ठीक है भाई, क्या लग गया, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि भाई हमने छोटे से बड़े क्रम में लेके गए। अच्छा, अब इसके बीचों बीच पहले हम वाली टर्म जो होगी वो होगी क्या, माध्यिका। अब हम देखेंगे कि भाई बिल्कुल बीचों बीच वाली टर्म कैसे निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 का आधा तो होगा 5, लेकिन हमें बराबर बराबर टर्म छोड़नी है दोनों साइड में। अब देखो 1 2 3 4, हम इधर से अगर मान लो हम यहाँ तक कट कर देते हैं 1 2 3 4, लेकिन बीचों बीच नहीं आ पा रहा है, तो बीचों बीच के लिए इसका ना एक फॉर्मूला है, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, देखो अगर आपको ओड दे दी है, अगर मान लो ये 7 होती तो हम क्या कर देते, n+1/2, यानी कि जो फोर्थ टर्म होती, जैसे मान लो 7 होती तो 7 में 1 जोड़ देते 8, और 8 का आधा कर देते चौथे, 4 आ जाता। यानी जो फोर्थ टर्म होती वो आपकी माध्यिका होती। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो अब कैसे करेंगे भाई, इवन में क्या करेंगे, हमारे पास 2 टर्म बच जाती हैं। जैसे हमने देखा भाई यहाँ 2 टर्म बच जाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है कि n/2। ठीक है, n/2। अब आप देखेंगे कि 10 टर्म है, 10 मीन 10/2 यानी कि 5वीं टर्म, और फिर n/2 जमा 1। ठीक है, यानी कि 6th टर्म। उन दोनों का जो मीन होगा, यानी कि उन दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग कर देंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगी। तो हम देखेंगे भाई यहाँ पे 10 टर्म है, यानी कि 5वीं टर्म 1 2 3 4, यानी कि ये वाली, और उससे अगली टर्म 26। इन दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद मीन्स 2 से भाग कर देंगे, तो क्या बनेगा, सॉरी 1 2 3, हाँ ये 26 और ये 28। ठीक है, 26 और आपका 28, ये नहीं, 26 और 28 को जोड़ने के बाद 2 से भाग करेंगे, 26 और 28 कितने हो गए आपके 54, और 54 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना है आपको। पेपर के अंदर आपको मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, इसमें से डेफिनेटली 2 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, एक 13 सेंटीमीटर भुजा और 10 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो इसके बारे में बताता हूं कि भाई समचतुर्भुज है, तो ये बना लिया हमने समचतुर्भुज। ठीक है, इस तरीके से। पहली बात तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि ये भी 13 हो गई, ये भी 13 हो गई, ये भी 13 हो गई, ये भी 13 हो गई। ठीक है, सारी ये 13। अच्छा, 2 विकर्ण हो गए चतुर्भुज के, कोई सा भी बोल सकते हैं डायगोनल में। एक हमने ये, इसको हमने D1 नाम दे रखा है, और इसको हमने क्या दे रखा है, D2 नाम दे रखा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब वो आपसे कह रहा है कि एक विकर्ण जो है 10 है, यानी कि 10 जो है तो डायगोनल आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं, तो मैं 10 को, इसको D1 को 5 और 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ। अच्छा, अब ये डायगोनल एक दूसरे को 90 पे भी कट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये 5 है ना, ये 13 है, तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, 12। पाइथागोरस लगा ली हमने यहाँ पे, ट्रिपलेट बन गया 5 12 13 वाला। तो जब ये 12 है तो ये भी 12 हो गई। अच्छा, अब हमें क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गए भी हमें दोनों डायगोनल मिल गए। तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, यानी एरिया होता है, वो होता है आपका क्या, 1/2 गुना में D1 गुना में D2। ठीक है,
दोनों डायगोनल की गुना करके उसका हाफ कर देंगे, वो हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो 1/2, पहला डायगोनल कितना हो गया 5 और 5 जोड़ देंगे 10 हो गया, और दूसरा डायगोनल 12 और 12 कितने हो गए आपके 24। तो 2 से 12 बार कट गया, 12 गुना 10 कितना हो गया आपका 120 हो गया। कितना हो गया 120 वर्ग सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31। एक फल विक्रेता 750 रुपये प्रति डब्बे की दर से आम के 2 डब्बे बेचता है। ठीक है, आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 750 रुपये पर डब्बे के हिसाब से बेचता है। तो एक डब्बे पर तो उसको 25% का लाभ है और दूसरे डब्बे पर उसको 25% की हानि हो रही है। अब आपको बताना है कि इस पूरे सौदे में लाभ हुआ कि हानि हुई। ठीक है, अगर आपको कहीं ये सिचुएशन दे रखी हो, ये बताता हूँ, बहुत इस क्वेश्चन की ट्रिक है, सीधा सीधा आंसर 10 सेकेंड में। आपको विक्रय मूल्य दे रखा हो, ठीक है, और आपको प्रॉफिट और लॉस दे रखा हो, लेकिन वो प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो, यानी कि इतना ही प्रॉफिट है इतना ही लॉस है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे किसी एक वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं और उसके बटे में कर देते हैं 100। ठीक है, इतने % की हानि होती है इसमें। ओके, तो हम यहाँ पे करेंगे 25 का स्क्वायर उसके बटे 100। 25 का स्क्वायर हो गया आपका 625 और बटे 100 यानी कि 6.25% की क्या हुआ लॉस हुआ है, इतने % की हानि हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ये इस क्वेश्चन का सीधे ट्रैक है, आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 32। ये देखिए 15 मीटर लंबे कमरे में पूरे फर्श को ढकने के लिए 7500 टाइलों की आवश्यकता है। ठीक है, 7500 टाइलों की आवश्यकता है। और जो प्रत्येक टाइल है ना वो है आपकी 15 गुना 12 की। ठीक है, सेंटीमीटर में ये टाइल है और पूरे एरिया को कवर करना है। अच्छा एक बात बताइए, जितना कमरे का क्षेत्रफल होगा उतना ही तो टाइलों का क्षेत्रफल होगा। हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं भाई, मान के चलो ये कमरा है, ये एक आयताकार कमरा है, इसमें ऐसे कर करके छोटी छोटी टाइलें लगी हुई हैं। ठीक है भाई, अब अगर मान लो हम इन टाइलों का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो हमें मिल जाएगा ना कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक जो टाइल है वो आपकी कैसी है भाई, आयताकार है। ठीक है, आयताकार है तो आयताकार टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे हम, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपकी हो गई कितनी 15 सेंटीमीटर गुना में 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर गुना में 12 सेंटीमीटर। देखो हमें कमरा जो है वो किस में है, मीटर में लंबा चौड़ा है, तो हम क्या करेंगे इसके मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, गुना में 12/100। ठीक है, तो ये हो गए 180 बटे में आपके 100 गुना में 100। ठीक है, ये एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया। अब हमारे पास ऐसी कितनी टाइल हैं, 7500 टाइल हैं, तो उसका एरिया निकाल लिया हमने गुना करके। ठीक है, 3 0 है, ये ऐसे कट के 2 ये और 1 ये। ठीक है, 5 से 15 बार, 5 से 2 बार और 2 नाम 18, तो 15 नम्मा हो गया आपके कितने 135। क्या हो गया 135 वर्ग मीटर आ गया। क्या आ गया 135 वर्ग मीटर आ गया। अच्छा इतना ही क्षेत्रफल किसका है, कमरे का है, और कमरे का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई होती है। अगर हम इसी क्षेत्रफल को 15 से भाग कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 9। 9 क्या होगी, उस कमरे की चौड़ाई होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, सिंपलीफाई करना है, करते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 6 भाग में बड़ा ब्रैकेट शुरू हो गया 6 प्लस में 6 भाग में मिडिल ब्रैकेट 6 प्लस में 6 भाग में फिर ये स्मॉल 6 प्लस 6 भाग में 12 फिर स्मॉल फिर ये क्लोज कर दिए। ठीक है, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई हम सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट खोलते हैं, सॉल्व करते हैं छोटा वाला। ठीक है, छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं अलग से। ठीक है, तो इसका मतलब है 6 जमा में, और 6 भाग में 12 का मतलब 6/12 लिख लिया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12
6 दूनी 12 और एक 13/2, ठीक है, 13/2, यानी कि इस ब्रैकेट की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, 13/2 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, लिख लेते हैं दोबारा से, 6 भाग में 6 प्लस में 6 भाग में ये 6 + 6 और भाग में लिख रहे हैं 13/2 है, तो हमने क्या करा, गुना में करेंगे तो 2/13 हो जाएगा। ठीक है, 6 गुना 2/13, ठीक है। अच्छा, सॉल्व करते हैं, ये लगा दिए, ठीक है। 6 भाग में 6 प्लस में 6 भाग में, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इसका 6 प्लस में 6 दूनी 12/13, 13 6 78 और 12 कितने हो गए आपके, 90/13। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 90/13। तो 6 भाग में 6 ऐसे प्लस में 6 गुना में ये हो गया आपके क्या, 13/90 हो जाएगा। ठीक है भाई, 13/90 हो जाएगा ना, उल्टा कर देंगे, जब गुना करते हैं तो 6 से कट जाएगा 15 बार। तो कैसे करेंगे, 6 डिवाइडेड में ऐसे 6 प्लस में करो 13/15, ठीक है। तो 15 × 6 = 90 और 13 कितने हो गए, 103। यहाँ पे सोल्व करके आया 15 × 6 = 90 और 13 103/15, ठीक है। भाग को सोल्व करेंगे, 6 गुना में 15/103, 15 × 6 = 90/103 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 90/103, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करके देना है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 34, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है। वस्तु का बाजार का मूल्य बताना है, यदि उसकी कीमत कितनी थी, 450 रुपये। ठीक है, यानी कि आपको मार्केट प्राइस बतानी है कि भाई क्या होगा उसका, और उसका सीपी जो है यानी कि क्रिया मूल्य 450 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट दे देता है, तो इसमें छूट भी है लाभ भी है, तो हम 3 चीज लिख लेंगे, सीपी यानी कि क्रिया मूल्य, विक्रय मूल्य और मार्क प्राइस यानी कि वो बाजार का जो मूल्य है। हम क्या करते हैं कि भाई हम मान लेते हैं कि भाई वो 10% की छूट दे रहा है, तो मार्केट प्राइस हमने 100 रुपये रख लिया, मान लिया ये चीज़, और वो कह रहा है कि भाई 10% की छूट है तो यानी कि 90 रुपये में बेचेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब वो कह रहा है लेकिन वो 20% का लाभ भी कमा रहा है, तो 20% को हम लिख सकते हैं क्या, 1/5। 5 क्या है यहाँ पे, क्रिया मूल्य, ये 1 क्या है, 1 रुपये आपका क्या है, प्रॉफिट है, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा आपका, 6 रुपये। समझना ध्यान से, 6 रुपये, यानी 6 की वैल्यू कितनी है, 90, तो 1 की वैल्यू 15 आ गई, और सीपी कितना है, 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75। ठीक है, फिर से बता देता हूँ कि भाई 5 और 1 6 एसपी आ गया, 6 की वैल्यू 90 है, तो 1 की वैल्यू 15 आ गई, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमारा क्या था, क्रिया मूल्य 5 माना था हमने। ठीक है, तो 75 आ गई। अब वो आपसे कह रहा है कि भाई एक बार बताओ भाई इसका बाजार का मूल्य क्या होगा। अब ये 75 की जो वैल्यू है ना, वो आपको 450 दे रखी है, कितना है, 6 गुना, कितना गुना, 6 गुना, तो हमें बताना मार्केट प्राइस, यानी कि इसका 6 गुना हम कर देंगे यहाँ पे, तो सीधा सीधा 600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 12 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर पक्का। विकर्ण निकालने से पहले हमें विकर्ण निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, n × n-3 डिवाइडेड में 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है भाई, n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। वैल्यू पुटिंग करते हैं, 12 - 3/2, 12 गुना में 9/2, 2 से कट गया 6 बार, 6 गुना 9 आ गया 54। नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करते हैं तो कितने आ जाएंगे, 54। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 3 संख्याएं 2:3:4 में है, इनके घनों का जो योग है वो 33,957 है। ठीक है, कितना है, 33,957। तो आपको बतानी संख्याएं क्या होंगी। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, पहले आप देखो नंबर्स जो हैं 2:3:4 में, एक तरीके से आप मान लो कि भाई ये 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट है, तो इसका जब हम क्यूब करेंगे तो वो आएगा 8,
इसका क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा, और इसका क्यूब करेंगे आपका आ जाएगा 64। ठीक है भाई, क्यूब का मतलब होता है पावर 3, यानी 3 बार गुना करना। तीनों को जोड़ेंगे वो क्या करा, घनों का योग, यानी 8 + 27 प्लस में आपके 64। ठीक है, तो ये आ गया आपका तीनों को जोड़ के 99। भाई क्या मिला आपको, 99 यूनिट मिले हैं। ठीक है, 99 क्या मिले, यूनिट मिले हैं। ठीक है, अब 99 जो यूनिट है उसकी वैल्यू आपकी कितनी है, 33,957। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 33,957 बटे में आपके क्या 99, काटा पीटी करेंगे हम। ठीक है, तो इसको काटने के बाद आ जाएगा 343। कितना आ जाएगा, 343। अभी ये हमारा आंसर नहीं आया, एक यूनिट मीन्स 343 है। हमें रियल वैल्यू अगर इसकी निकालनी है तो हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, यानी हम इसकी पावर 1/3 कर देंगे। तो क्यूब रूट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 343 की पावर 1/3 मीन्स 7। ठीक है, क्या आ जाएगा, 7। तो एक यूनिट की जो रियल वैल्यू आई वो आई क्या, आपकी 7। अच्छा, हमारे पास नंबर्स किस में है, 2:3:4 में 7 से गुना करो, 7 दूनी 14, 7 से गुना करो 7 21, 7 से गुना करो 7 चौका 28, 14 21 और 28। ठीक है, ये तो था पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन से करना कैसे है। देखो ऑप्शंस में क्या है कि कई बार हम ऑप्शन से भी चेक कर लेते हैं। भाई हम यहाँ देख रहे हैं 2 4 और 2 3 4 6 8 है, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8। ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। कई बार क्या करता है एग्जामिनर सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा देता है जो हमारा आंसर है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 ऑप्शन है, इसलिए हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा। ठीक है, यानी कि कितनी वृद्धि होगी, कितना बढ़ जाएगा, वो आपको बताना है। देखो मैंने आपको बताया था इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था इसी वीडियो में शुरुआत में, कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आपको जो भी आकृति दी हुई है, यानी कि जो भी चीज़ आपको दी हुई है उसका एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो वृत्त का जो एरिया होता है वो होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो आपका देखो कांस्टेंट नंबर है, आर स्क्वायर का मतलब हम लिख सकते हैं आर गुना आर। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स प्लस के वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100। और यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, इक्वल है भाई, सेम है 20%। तो लगा दो 20 प्लस में 20 प्लस में 20 गुना में 20 बटे 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए, से 20 दूनी 40 और 2 दूनी 4, यानी कि 40 प्लस के 4 कितना आ गया, 44%। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद करना है, करके जाना है, सॉरी याद नहीं करना, करके जाना है। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि एक छात्र को एक निश्चित संख्या को 3/8 से गुना करना था। ठीक है, और लेकिन उसने 3/8 से विभाजित कर दिया। अब देखो करना कुछ था, कर कुछ दिया। अब ऑब्वियस सी बात है जो आंसर आएगा हमारा उसमें तो भाई डिफरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, और इस प्रक्रिया के तहत उसको 55 का अंतर मिला है। अब आपको बताना है कि वास्तविक उत्तर क्या होगा। ठीक है, अच्छा भाई मान के चलो हमें कोई नंबर हमने मान लिया x है। ठीक है, वो नंबर क्या है आपका x है। हमें करना तो चाहिए था 3/8x, हमने कर दिया क्या, 3/8 से विभाजित कर दिया, यानी कि हमने 8/3 कर दिया। ठीक है, अच्छा इन दोनों का जो अंतर है वो 55 है। अब हमें बताना है कि वास्तविक उत्तर क्या होना चाहिए, यानी कि वो एक्चुअल आंसर होना क्या चाहिए वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे भाई। अगर मान लो हम 8/3x में से 3/8x को घटा देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर आई थी, 55 के बराबर आई थी। यही तो दिया है क्वेश्चन में। तो एलसीएम ले लो, 24 3 8 24 64x माइनस के 8 3 24 9x बराबर आपका 55। ठीक है, घटाओ 55x बटे 24 बराबर 55। 55 से 55 कट गया, इसके बटे 1 करेंगे, x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी कितनी, 24। यानी कि वो जो वास्तविक आंसर है ना
आपका जो हमने माना था वो कितना है, 24 है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसका पूरा कंसेप्ट बताऊंगा मैं। बिंदु आपको दिया हुआ है -2, -3 उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, निर्देशांक है। दूसरा जो बिंदु है वो 3 और 7 है, को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष से, y एक्सिस पे किस अनुपात में विभाजित किया जाता है, ये बताना है आपको। देखो मान लो ये लाइन है, वो ध्यान से देखना, इसमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपके, दो बिंदुओं के, -2, -3 और दूसरे के हैं 3,7। ठीक है, ये एक ऐसा बिंदु है। ठीक है, कोई ऐसा बिंदु है। अब ये y एक्सिस को कितने उस पर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, पहली बात आपको ये याद रखना, y एक्सिस पे ना x का कोऑर्डिनेट्स जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो y एक्सिस पे हमने x का कोऑर्डिनेट 0 कर दिया और ये y मान लिया हमने 1, सॉरी y का कोऑर्डिनेट y रख लिया हमने अपनी तरफ से, मान लिया भाई ये k/1 में डिवाइड करता है। ठीक है, किस रेशो 1 में, k/1 में। अच्छा, अब देखो मीन्स हम क्या करेंगे, हम इस कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जो हमारा निर्देशांक है, हमारे x का कोऑर्डिनेट है, उसकी हम वैल्यू निकालेंगे। हमने क्या करा, 0 की वैल्यू निकाली इक्वल रखने की, 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं, इक्वल रख रहे हैं। ठीक है, 0 की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, हमें क्या करना है, ये आपका अगर मान लो ये तो है आपका x1 और ये है y1। ठीक है, और ये है x2, y2। तो फॉर्मूला ये कहता है, और ये आपका m1 है यानी कि रेशो की, ये m2 है। m1x2 यानी कि अगर हम करेंगे m1x2, 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m1x2 यानी कि k इंटू 3k। ठीक है, प्लस में m2x1। ठीक है, m2x1, तो m2x1 माइनस के 2। ठीक है, बटे m1 प्लस m2 यानी कि k+1। ठीक है, अब आपको पता है 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, इसकी गुना करेंगे ये आ जाएगा 3k माइनस के 2 बराबर आपका क्या, ये 0 है ना, ये तो आ जाएगा, ये इधर 0 हो जाएगा, यानी कि 3k बराबर आपका 2 हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अनुपात क्या है कि ये अनुपात 1 यानी कि 2:3:1। ठीक है, 2/3:1। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 2 इस 3 की इससे 1 से गुना कर देंगे, 2:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, आपको याद रखना है, 100% मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके स्लोप वाले क्वेश्चंस जो हैं मैंने पहले वीडियोस में करवा रखे हैं। ठीक है, और मैं एक नई वीडियो ला दूंगा जिसमें स्लोप वाले क्वेश्चंस जो मैं करवा दूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आपके क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। वो कह रहा है कि भाई एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाती है और उसका आयतन कितने % बढ़ा दिया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, गोले की जो त्रिज्या है वो दुगनी कर दी गई है। अगर मैं मान लूं त्रिज्या को r मान लेते हैं तो हमने सीधा सीधा उसको 2r कर दिया है। अब आपको पता है कि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी गई है, गोले का आयतन होता है आपका क्या, 4/3 पाई r3। अब ये देखो 4/3 पाई जो है वो होता है कांस्टेंट वैल्यू, हमें फॉर्मूला में यूज करना है r3। ठीक है, तो हमने इस r की क्यूब कर दी, r3 आ गया, इस 2r की क्यूब करेंगे यानी कि 8, 2 की क्यूब 8 और r की क्यूब r3। आपको ये याद रखना है r3 से हमारा जो आयतन है ना वो 8r3 हो गया है, तो बढ़ा कितना, 7r3। ठीक है, कितना बढ़ गया, 7r3। अब आपको परसेंटेज में आंसर बताना है भाई इसका। अब आपको देखिए जो हमारा इंक्रीमेंट आया है वो आया 7r3 बटे में, कहाँ से बढ़ के गया, r3 से, यानी इनिशियल वैल्यू कितनी थी, r3। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, r3 से r3 कट गया, 7 गुना 100 बराबर आ जाएगा आपका 700, यानी कि 700% का इंक्रीमेंट हुआ है जब हम गोले की त्रिज्या को दुगना कर देते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। और आज की वीडियो जो आपका
इससे पहले जो हमारी वीडियो आई थी पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। आप देखेंगे कि भाई इन दोनों वीडियोज में से आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो रखा है, ठीक है। और हमने एसटेट की जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें कम से कम 20-21 वीडियोज हैं। जिसको कुछ नहीं देखना है वो इन वीडियोस को देख के चला जाएगा ना, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस मैथ्स के, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, और लेवल 2 के टीजीटी मैथ्स वाले भी मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।